यूनिट यूनिट नंबर 3। जी मैम, ठीक है। इसका नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर जो है वो आपका 30 मार्क्स का सिर्फ इसी टॉपिक में से ही आता है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में से। तो इसको आपने अच्छे से साथ साथ रीड करना है और समझना भी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, पहले उसको हम देखेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी हम इसको कहते हैं। आर स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं यूज टू डिस्क्राइब, जो कि क्या डिस्क्राइब करते हैं, द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। जो बेसिकली डाटा सेट हम यूज करते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है वो, ठीक है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसके बारे में हमें क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द सेंट्रल लोकेशन, दे प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू, ये एक हमें सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, डेट रिप्रेजेंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को जो क्या करता है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Importance of measures of central tendency in biostatistics. In biostatistics, measures of central tendency are crucial for summarizing data. Data को summarize करने के लिए हम फर्स्टली यूज करते हैं इसको, ठीक है। They provide a concise summary of the data, जो बेसिकली हमें concise summary of the data हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब एक सिंगल वैल्यू उसने हमें दे देनी है, जो कि उसकी पूरी इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। उसके अलावा है डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन, हमारे जितनी भी पॉपुलेशन का डाटा होता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। दे हेल्प डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको बेसिकली डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करती हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थर्ड हमारे पास है कंपेयरिंग ग्रुप्स। दे इनेबल कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और डाटा सेट, डिफरेंट जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं या डाटा सेट्स होते हैं उनका आपस में हम कंपैरिजन करने के लिए भी हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। फोर्थ वन हमारे पास है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये भी काम किसका होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का होता है। दे हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा, ठीक है। डाटा के अंदर हम कौन से पैटर्न या ट्रेंड्स का यूज करेंगे वो आइडेंटिफाई करने में भी हमें मदद देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन बायोस्टैटिस्टिक्स। वो कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। वो सबसे पहले हमारे पास है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम क्यों यूज करते हैं, टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम क्लिनिकल ट्रायल पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी कंपेयरिंग के लिए यूज करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है या कौन सा जो है वो लेस इफेक्टिव है। इस चीज के कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का क्लिनिकल ट्रायल्स में। सेकंड हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम क्यों यूज करते हैं, टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का। थर्ड हमारे पास है पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ के अंदर हम क्यों यूज करते हैं, टू ट्रैक डिजीज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, डिजीज के क्या पैटर्न्स और क्या ट्रेंड्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी का। फोर्थ वन हमारे पास है रिसर्च। रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं टू समराइज एंड डिस्क्राइब डाटा, बेसिकली हम डाटा को समराइज करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी ये तीनों टाइप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दे आर मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। मीन हमारे पास क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, कि एवरेज वैल्यू जब हम डाटा की फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं मीन। सेकंड हमारे पास है मीडियन। मीडियन का मतलब ये होता है द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट व्हेन इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डाटा आपको दिया गया है, उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से मिडिल वैल्यू आपने सिलेक्ट कर लेनी डाटा की, तो वो हमारे पास होता है मीडियन। थर्ड हमारे पास है बात अगर हम टाइप की, वो है मोड।
द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। डाटा सेट जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है वो हमारे पास होता है मोड। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है उसे हम मोड कहते हैं। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मीन देख लेते हैं, ठीक है। वो तो हमने जस्ट कॉन्सेप्ट लिया है, आगे थोड़ा सा इसका मजीद देख लेते हैं डिफाइन। द मीन आल्सो नोन एज द अरिथमेटिक मीन। मीन को जो है वो हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट, ठीक है ना। जिसके अंदर हमें पता चलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट ऑफ नंबर्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द वैल्यूज। ठीक है, आपको डाटा सेट में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि उन तमाम वैल्यूज को आप क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, उनको ऐड कर लें। एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। उसके बाद हम क्या करना है, उसकी टोटल नंबर पे उसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम एवरेज मार्क्स की हम निकालते हैं, ठीक है, और परसेंटेजेस हम निकालते हैं, वैसे उसकी एवरेज फाइंड करनी है। बस हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, हमने जस्ट एवरेज फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, डाटा सेट में जितनी भी हमें वैल्यूज दी जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 to 10 काउंटिंग ले रही हूँ। मैं 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, अप टू सो ऑन मैं +10 कर दूंगी। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करने के बाद डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ 10 के साथ, क्योंकि 10 वैल्यूज मैंने ली हुई है 1 से लेकर 10 तक। तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 10 के साथ। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन। ठीक है, इससे हम उसकी क्या फाइंड कर लेते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली मीन का काम क्या है, दैट रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। और जो एवरेज वैल्यू, जो हमारे पास एक वैल्यू सिंगल वैल्यू आएगी, जो भी हमने सेंट्रल टेंडेंसी की डिफाइन में भी डिस्कस किया है। एक सिंगल वैल्यू का हमारे पास रिजल्ट आता है, जो कि तमाम जो डाटा हमारे पास होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है ना। अब जाहिर है यही बात है कि अगर हम एवरेज फाइंड कर लेंगे, मीन आ जाएगा हमारे पास। तो वो होल डाटा का एवरेज बता रहा है ना, कि ये तमाम जो जितना भी डाटा आपको दिया गया है, ये उस तमाम की क्या है, एवरेज बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग मीन। ठीक है, here आर द फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब हम जो मीन करते हैं ना, वो हम दो तरह से करते हैं, एक ग्रुप डाटा के लिए करते हैं और दूसरा हम करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। आर द फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। ठीक है, जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा इज। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में आपको थोड़ा सा फर्क बताती हूँ। ग्रुप डाटा का मतलब ये होता है कि आपको टेबल की फॉर्म में डाटा दिया जाता है, जिसके अंदर आपको इंटरवल भी दिए जा सकते हैं या डिफरेंस भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपने यूज करना होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप से मुराद ये है जिसमें आपको कोई टेबल वगैरह तो नहीं दिया जाएगा, सिंपल आपको 10 नंबर्स का डाटा दिया जा सकता है, 5 नंबर्स का डाटा दिया जा सकता है, 6 का। तो इस तरह आपको क्या होता है, उसके लिए आपने अनग्रुप डाटा यूज करना होता है। अब अनग्रुप डाटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समीशन एक्स जो है उसका मतलब है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है ना। आपको डाटा में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन तमाम वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपको जितनी वैल्यूज आपने सम की हैं उनको काउंट करने के कितनी वैल्यूज आपको दी गई हैं, ठीक है, आपने उसके साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो हमारे पास मीन आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डाटा लिया गया है, फाइंड मीन फॉर द गिवन डाटा। अब यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लेना है। ये अरेंज फॉर्म में था तो इसको जरूरत नहीं है करने की, लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, चाहे हम मीन करें, मीडियन या मोड। सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने उसका मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई टेबल नहीं दिया हुआ, सिंपल हमें वैल्यूज दी हुई है। तो हमने क्या करना है, और दूसरी बात जो मेन डिफरेंस होता है, आपको ग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी दी जाती है। जब फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसके लिए जाहिर बात है कि हमें यूज करना है फॉर ग्रुप डाटा। जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो हम यूज करेंगे अनग्रुप डाटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम अभी हम यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करते आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बनाते किस तरह है, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो आपने क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगाना है। अभी जितनी वैल्यूज दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली हमारे पास 10 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। आपने इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है। समीशन एक्स का मतलब ये है ना कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है 3 + 4 + 5, ठीक है, +5, ठीक है। उसके बाद सब वैल्यूज को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना आपने 10 के साथ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें दी गई हैं वो है 10। इन सब वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा 58। ठीक है, 58 आने के बाद आपने उसको डिवाइड कर देना 10 के साथ। तो हमारे पास मीन आ जाएगा
5.8। तो ये आपके पास मीन आ चुका है फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए आपने मीन फाइंड किया है ये 5.8। उसके अलावा आपको जो 5.8 ये आपका मीन आया, ये आपके होल डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जितना भी डाटा सेट आपको दिया गया था इसकी एवरेज वैल्यू हमने निकाली है, जो कि क्या आ रहा है 5.8। ठीक है। आपने इन तीन जो हमारे पास टाइप्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, वो हमारे पास ये तीन हैं, मीन, ठीक है, उसके अलावा मीडियन, उसके अलावा मोड। ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले, कि मीन जो हमारे पास होता है वो हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है, जब हमने डाटा की तो हम मीन फाइंड करते हैं। उसके अलावा जब हमने मिडिल वैल्यू चेक करनी होती है, नाम से ही पता लग रहा है मीडियन का, मिडिल वैल्यू जब हमें देखनी होती है डाटा सेट की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मीडियन। अब जो वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा रिपीट हो रही होती है डाटा के अंदर, वो हमारे पास होता है मोड। बाकी हमारे पास है ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा का हम देख लेते हैं। मीन फॉर ग्रुप डाटा, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा इज। अब ग्रुप डाटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास सेम फार्मूला वही है, मीन इज इक्वल्स टू, वहां हमारे पास है समीशन एक्स, लेकिन यहाँ पर आ चुका है समीशन एफ एक्स। ठीक है, मैंने वही बात की थी कि हमारे पास जो मेन डिफरेंस यही होता है ग्रुप और अनग्रुप के अंदर, कि ग्रुप के अंदर डाटा के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, इसलिए हमें पता चलता है कि हमने ग्रुप डाटा यूज करना है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी दी जाएगी आपको, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा डिवाइड कर देना है समीशन एफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको दिया जाएगा उन सब वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा समीशन फ्रीक्वेंसी का। बाकी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, वेयर समीशन एफ एक्स क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिडल वैल्यू। ठीक है, मिडल वैल्यू से मुराद ये है, मिड वैल्यू जो कि आपको एक्स दिया जाता है, एक्स का कॉलम दिया जाता है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। फिर जो आपके पास एफ एक्स का कॉलम बनेगा, उसकी तमाम वैल्यूज को आपने ऐड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा समीशन एफ एक्स। हमारे पास अब बाकी क्या होता है, समीशन एफ क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाता है उनकी तमाम वैल्यूज को आप ऐड कर देते हैं, तो आपके पास मिशन एफ आ जाता है। और एफ हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एक्स हमारे पास होता है मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अगर आपको क्लास इंटरवल दे दी जाता है, मिड वैल्यू हम उसकी निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वो आता है एक्स। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये कर लेते तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे है, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट विच नंबर्स आर रोल्ड विद द स्टैंडर्ड सिक्स साइडेड डाइस। ठीक है ना, जो सिक्स साइडेड डाइस होता है, ठीक है, डाइस को थ्रो किया गया, उसकी जो सिक्स साइडेड जो डाइस होता है उसके रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, डाटा आपको दिया गया, सबसे पहले डाटा को आपने अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद मैंने चेक किया, एक डाइस जो होता है उसके सिक्स साइड्स होती है ना, उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपने स्टैंडर्ड सिक्स साइडेड डाइस लेना है। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपने वन से लेकर सिक्स तक आपके पास क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आपको आता है, किस तरह से करते हैं देखते हैं। वन हमारे पास फर्स्ट नंबर है, तो हम चेक करते हैं कि वन को कितने टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिक्स टाइम्स हुआ है। ठीक है, वन ए, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड लास्ट वन इज सिक्स। ठीक है, इसी तरह टू की आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, थ्री की आपने निकाल लेनी है, फोर, फाइव, सिक्स, इन सब की फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका सम ले लेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमें जरूरत है समीशन एफ की। तो इस हमने इस कॉलम का सारा सम ले लेंगे, सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, सिक्स प्लस फोर प्लस फाइव, थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब एफ एक्स किस तरह से फाइंड करेंगे, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम आया और जो हमारे पास यहाँ पर एक्स का कॉलम था, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल्स टू सिक्स, फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट, ठीक है, फाइव थ्री ज़ा 15, थ्री फोर ज़ा 12, फाइव फोर ज़ा 20, सिक्स फाइव ज़ा 30। इस तरह आपने सबको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करते जाना है इनका, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 91। ठीक है, अब आपके पास समीशन एफ एक्स भी आ चुका है, उसको डिवाइड कर देंगे आप समीशन एफ के साथ, जो कि हमारे पास क्या है 27। 91/27 आप करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 3.37। तो ये आपके पास आ चुका है मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब ये जो इसकी एवरेज वैल्यू आई है ना, वो इसकी एवरेज वैल्यू बता रही है। ठीक है, इस डाटा पूरे डाटा सेट जो भी आपको दिया गया था, इन सब की वो एवरेज वैल्यू बता रही है। ठीक है, कि एवरेज वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है। ठीक है, ड्राइविंग टाइम इन मिनट्स लिया गया, उसके अलावा नंबर ऑफ टीचर्स लिए गए हैं। तो आपने यहाँ पे इंटरवल दिया गया है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। ठीक है, हम मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, मिड वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं हम, ठीक है, जो हमारे पास ये लोअर लिमिट होती है, ठीक है, ये हमारे पास होती है लोअर लिमिट, और ये हमारे पास होती है अपर लिमिट।
इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 + 10 कर देंगे इसको, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर क्या है 10। ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। इंटरवल किस तरह फाइंड करते हैं, हम इस तरह से फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर 0 दी गई है और अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पर 10 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 0 + 10 हमारे पास हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा मिड वैल्यू जो एक्स आ जाएगी वो क्या आएगी 5। इसी तरह हम करेंगे 10 + 20, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 30। 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 15। पहले इनको ऐड करेंगे 10 + 20 30, उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 15। 20 + 30 कर देंगे, डिवाइड 2 के साथ कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है 25। इसी तरह 30 + 40 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 35। देन हम क्या करेंगे 40 + 50, उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 90, उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो रिजल्ट आ रहा है 45। इस तरह आपने मिड वैल्यू फाइंड कर लेनी है जब आपको इंटरवल दिया जाए। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको एक्स ही दे दी जाता है, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपको इंटरवल दे दिया जाए और कहा जाए कि मीन फाइंड करना है आपने, तो उसका भी यही तरीकाकार है कि आप दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं इंटरवल के अंदर, 0 + 10, 10 + 20, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। पहले आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएंगी मिड वैल्यूज, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई थी, नंबर ऑफ टीचर्स के लिए फ्रीक्वेंसी दी गई थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये आपको दी गई थी 10 6 4 एंड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई थी। अब यहाँ हमारे पास ग्रुप डाटा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। आपने क्या करना है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, आपके पास एक्स का कॉलम भी आ चुका है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी गिवन थी, आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। 5 3 = 15, 15 10 = 150, 25 6 = 150, 35 4 = 140, 45 2 = 90। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसका सम ले लेना है। ठीक है, जिससे आपको एफ का सम दिया गया 25। ठीक है, उसके अलावा आपको एफ एस का सम दिया गया 545। आपको सम दे दिया गया था, आपने क्या करना है 545 यहाँ पे मेंशन कर देना, क्योंकि समीशन एफ एक्स इधर लिखा हुआ है। 545 डिवाइडेड बाय समीशन एफ क्या दिया हुआ है 25। जब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, जो कि क्या है 21.8। तो ये जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ चुकी है मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, ये जो हमारा जितना भी डाटा हमारे पे दिया गया, इंटरवल दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसकी एवरेज बताई जा रही है कि इसकी एवरेज हमने फाइंड की है, जिसको मीन कहा जाता है, जो कि आ रहा है 21.8। ठीक है, मैम ये इस तरह क्वेश्चन आएगा कि लिमिट निकालें। लिमिट नहीं है, आपको कहा जाएगा कि मीन फाइंड करना है आपने फॉर ग्रुप डाटा। अच्छा और ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि बताया नहीं जाता कि मीन फाइंड आपने ग्रुप डाटा के लिए करना है या अन ग्रुप डाटा के लिए करना है, या आपने खुद से सजेस्ट करना होता है। उसका डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि आपको जब भी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी ना, ये आपको फ्रीक्वेंसी इंटरवल दिया गया है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो आपको पता चलना चाहिए कि हमने यहाँ पर फाइंड करना है ग्रुप डाटा। और ये दो फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद करने हैं मीन के लिए, एक अनग्रुप डाटा के लिए, एक ग्रुप डाटा के लिए। फार्मूला सेम है। जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, कि एक्स की तमाम वैल्यूज को आप ऐड करें, उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर के साथ। लेकिन हमारे पास जो ग्रुप डाटा होता है उसका फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ का वर्ड ऐड हुआ है। ठीक है, क्योंकि एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी। जाहिर बात है ग्रुप डाटा है तो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, एफ एक्स समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आपको मीन फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा, आपको अब देखें आपको पता चल रहा है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, एफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसका सम ले लेना है। ठीक है, उसके बाद मुझे डिवाइड करना है समीशन एफ के साथ। जो आपको एफ का कॉलम दिया गया उसका आप सम ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों को। ठीक है, समीशन एफ एक्स भी आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर आप उसका भी सम ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा मीन फॉर अन सॉरी ग्रुप डाटा। जी मैम। ठीक है, क्लियर है आपको ये। जी मैम। बाकी मैं आपको एक डाटा दूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा या इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ये असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट मैं तभी दूंगी जब मैं आपको ये तीनों टॉपिक्स पढ़ा लूंगी ना, मीन मीडियन एंड मोड का।
तो उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट दूंगी। अभी जो है ना, ये आप क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल को फिर आप जो लेक्चर होगा तो आप मेरे से पूछ लें कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फार्मूलाज में कोई आपको मुश्किल हो रही हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी मैम ठीक है। हाँ जी, मैं क्योंकि मैम पहले। बायोस्टैटिस्टिक्स का फायदा होता है? हाँ जी, वाइवा है इसका। अच्छा, इसमें क्या होता है मैम? वाइवा में आपसे यही पूछा जाता है, जो कि आपका पेपर आता है ना, 100% ज्यादातर उसी में से पूछा जाता है। कि जैसे आपको क्वेश्चन अगर आ गया आपके पास शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया बायोस्टैटिस्टिक्स की डिफाइन बताई थी, मतलब यही पूछ लें कि बायोस्टैटिस्टिक्स इसलिए पूछते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने क्यों पढ़ी है, इसका आपने डेली लाइफ में यूज कहाँ देखा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा पे ये पूछा जाता है कि आप मीन जो आप यूज कर रहे हैं, मीन मीडियन मोड यूज कर रहे हैं, मोड किस लिए यूज करते हैं, डाटा के लिए वो क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फिर आप ये बताते हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा होती है उसके लिए हम उसे मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम अभी हमने पढ़ा हिस्टोग्राम के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो ये पता नहीं होता, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। बज़ाहिर आपने वाइवा के लिए रट्टा नहीं लगाना होता, या वो आपसे इंग्लिश सुनने के लिए नहीं बैठे होते हैं, वो सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, उनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं। मैम इसकी भी कॉपी बनानी पड़ती है? हाँ जी, इस तरह न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे कि आप इसका फार्मूला बताएं, या इस तरह से नहीं, वो पूछेंगे। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है ना बायोवा के लिए, वो ज्यादातर यही होता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स को आपने जो पढ़ी है वो आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ में यूज होती है, अच्छा और क्यों यूज होती है, मैम क्यों इसका आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आपको उसके बेनिफिट्स बताएं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसकी रीजन बताई थी कि हम बायोस्टैट्स क्यों रीड करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं बेसिकली। ओके मैम। मैम इसका पोर्टफोलियो भी बनता है? नहीं नहीं, वो नहीं। चलिए शुक्र है मैम। फिर ठीक है। वाइवा भी पिछले साल नहीं था, अभी तो आज जो मैंने लास्ट टाइम सेमेस्टर पढ़ाया है ना, तो आज मैम ने मैसेज किया था कि इस बार बायोस्टैटिक्स का वाइवा होगा, तो आप इनकी तैयारी वगैरह करवाएं। तो मतलब पहले नहीं था, ये इस बार हुआ है। यस मैम, मैंने भी डेट शीट देखी है तो मैंने कहा मैम तो बता रहे थे कि नहीं होता, फिर शायद मैंने कहा इनका स्केल चेंज हो गया हो। हाँ जी, ऐसे आज मेरे ख्याल से कल परसों ही हुआ होगा, तो मुझे आज मैम ने मैसेज किया कि आप उनकी भी तैयारी दोबारा से करवा दें, एक दफ़ा रिवीजन करवा दें, और बता दें कि वाइवा किस तरह से होता है, कैसे लेना है उन्होंने, उनके कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली मैं आपको यही कहूंगी कि वाइवा के लिए ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने फर्दर रट्टा लगा के नहीं जाना, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप उर्दू में भी अगर बता देंगे तो नो इशू। जी मैम, ठीक हो गया। बाकी आज से थैंक हमने यू यूनिट मैम। नंबर 3 स्टार्ट किया है, ठीक है, जो हमने उसके दो पार्ट्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसके अलावा डिस्पर्शन का टॉपिक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक। तो इसमें हमने उसकी फर्स्ट टाइप को भी डिस्कस किया है, सेंट्रल टेंडेंसी को भी क्लियर किया है कि वो क्या, उसकी डेफिनेशन को, उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, और जो उसकी फर्दर हमने डिटेल से उसकी टाइप देखी है वो है मीन। तो उसका हमने ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए हमने स्टडी किया, उसके फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल की हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जो लेट आई हैं तो उनके तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगी। बाकी जो लेक्चर में थी उनको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। नो मैम, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मैम। हाँ जी, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू अगर होगा तो आप मुझसे उसी टाइम पूछ लें। ठीक है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप पर्सनली मुझसे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट डे का ऑप्शन जो है लेक्चर का, वो तो आपका पास है ना, कि आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। और ये नहीं है कि आपने जो आज का लेक्चर सुना है तो आप उसी हवाले से बस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आज जैसे हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट भी ऐड हुई है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था। तो आप पहले भी कोई लेक्चर अगर सुनते रहे हैं, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है, आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे पास लेक्चर के टाइम में हर तरह की मेरे पास पीपीटीज वगैरह मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं, मैं किसी भी आपको खोल के आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है, तो मुझे पता ही नहीं चला कब लिंक आए हैं। तो और मुझे कल ही पता चला कि लिंक आए हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के। तो मैम आपने जो पहले लेक्चर दिए हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा।
जी, वो मैं आपको ना एक लिंक दे दूंगी, ठीक है, उसमें यूट्यूब का। तो उसमें ना सारे लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है। या तो आप इस तरह अगर आपको नहीं समझ आएगी तो मैं आपको हर लेक्चर का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। जी, आप वो लेक्चर सुन लें, आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो उसी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो जितना भी हमने पढ़ा है तो वो इतना कोई टफ नहीं था। सिर्फ बात सारा थ्योरी पे बेस कर रहा था, वो आप इजीली सुनेंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक टाइम पे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आज से जो है ना आगे न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट हो गया। अगर वो साथ साथ किया जाएगा तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो आप आज का लेक्चर भी सुन लीजिएगा। और लेक्चर टाइमिंग जो है ना वो 7 बजे होती है। तो मैं थोड़ा सा लेट सेंड करती हूँ ताकि हर कोई ना अवेलेबल हो जाए। 7:20 तक मैं लाजमी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। शुक्रिया।